नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में कक्षा 7 की अध्याय 7 हम लोग पढ़ेंगे, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह में बसे हुए समुदाय। इसी पे चर्चा चलेगी और बेहतरीन तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ के प्राचीन काल को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, अध्याय पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि अभ्यास प्रश्न क्या क्या है, ताकि आपको पढ़ने में मजा भी आ जाए और इंटरेस्ट भी आपका बना रहे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मेल करना है, यानी कि एक दूसरे से मैच करवाना है। पहला, गढ़, टांडा, श्रमिक, कुल, शिव सिंह और दुर्गावती, ये कहां कहां मैच करेगा वो आपको बताना होगा और ये सारे के सारे ब्लैंक पेपर पे लिखना होगा। दोस्तों, कई बार कई लोगों की शिकायत होती है, मैं दिल से बता देता हूं कि सर आप कॉपी नहीं चेक करते हो। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन आपसे पहले जिन लोगों की कॉपी मेरे पास आ गई है, क्या उसको चेक करके नहीं दूं क्या? आप ही सोचो। देखिए, सबकी सब दिन चेक हो जाए ये संभव नहीं है, और ये मैं दिल से कहता हूं नहीं है, लेकिन आपको हर दिन जब जब एनसीईआरटी की वीडियो आप देखते हैं तो आपको लिख के भेजना ये जरूर संभव है। आप लिख के भेजते रहिए, चेक होता रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं। आप अपने तरीके से 100% दीजिए, बाकी जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। मेरे काम की टेंशन मत लीजिए, आप लिखते जाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थानों को भरना है। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है। क्या कहलाती है आपको यहां पे लिखना होगा। इसी का ख नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स। अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। क्या थी आपको बताना है। नेक्स्ट है गौ में क्या फिल इन द ब्लैंक्स ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। किसमें इस बात का उल्लेख हुआ है ये बताना है। और बड़े और ताकतवर होने पर जनजाति राज्यों ने फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स को भूमि अनुदान दिए हैं, ये आपको भरना है। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं, सही और गलत क्या है इसको बताना है। पहला जो है, जनजाति समाज के पास में समृद्ध वाचक परंपराएं थी। सही है या गलत है बताना है। उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। यह सही है या गलत है आपको बताना। और नेक्स्ट जो है, गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। यह सही है या गलत है बताना है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। यह सही है या गलत है आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, खानाबदोश पशुचारक और एक जगह बसे हुए खेतिहर के बीच किस तरह का विनिमय होता था, इसको 50 शब्दों में आपको लिख के मुझे दिखाना होगा। आइए समझें। इसमें पांचवा क्वेश्चन, अहोम राज्य की प्रशासन कैसे संगठित था, इसको जो है 100 शब्दों में लिख के आपको डिटेल से बताना होगा। क्या आज उस तरीके का जो है प्रशासन को संगठित होते हुए देखते हैं? आप किस रूप में देखते हैं ये भी बता, मतलब क्या करेंट से जोड़ देना है, आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ के भी थोड़ा सा बताना, तभी 100 शब्द में बनेगा और तभी आपका दिमाग भी डेवलप होगा। यानी हर एक क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं आज के खानाबदोश से जोड़ के देखना होगा। नेक्स्ट है, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए, क्या परिवर्तन इस टाइम में वर्ण आधारित समाज में आए वो बताना होगा। और क्या आज के जो आधारित समाज है क्या उससे कुछ भिन्न लग रहा है या उसी के अनुरूप है, यह भी आपको बताना है। इसे भी 100 शब्दों में ही बताना है। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदलता है, इसको जो है 100 शब्दों में लिखना होगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, जो बंजारे थे वो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, इसको भी जो है 100 शब्दों में लिख के मुझे दिखलाना होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, गोंड लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था। गोंड का इतिहास और अहोम का इतिहास जो था किन मायनों में अलग था, क्या कोई समानताएं भी थी, जो समानताएं थी वही लिख के बताना होगा, और किस मायने में दोनों अलग था यह भी बताना होगा। टोटल 100 शब्दों में लिख के मुझे दिखाना होगा।
उसके बाद जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं अपने अध्याय पे और कोशिश करते हैं हर एक इसकी बात को समझने की, क्योंकि ये चैप्टर जो है ऐसे अगर कहा जाए तो छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन जो सच है वही बताता हूं। एनसीईआरटी की हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई चैप्टर बड़ा या छोटा नहीं है, कोई बेहतरीन या बेकार नहीं है, बस इस बात को ध्यान रख लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में, इस बात को बस ख्याल रखना होगा। चलिए आते हैं जनजातियां खानाबदोश और एक जगह पे बसे हुए समुदाय। जनजाति खानाबदोश, सबसे पहले इसको समझिए क्या होती है जनजातियां, क्या होती है खानाबदोश, इसको समझिए। और एक जगह जो बसे हुए समुदाय हैं वो तो है ही है। जनजातियां क्या होती हैं? वैसे लोग जो समाज से जो है कहीं ना कहीं कटे हुए होते हैं, जिनका अपना जो है धर्म होता है, जिनका अपनी संस्कृति होती है, जिनका अपना भाषा होता है, इन्हीं जनजातियां कहते हैं। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? अच्छा ये जनजातियां हैं। हाँ, अब खानाबदोश क्या होता है? जो क्या है, जिनका कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं है, वो आज यहां है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है। मतलब क्या, एक तरीके से घुमंतु भोटिया की तरह, मतलब क्या, घूमते रहे, खानाबदोश जिंदगी जी रहे हैं, आज यहां कल वहां परसों वहां कहां, मतलब क्या, भटकते रहते हैं। तो इनको कहा जाता है खानाबदोश। और एक जगह पे जो बसे हुए होते हैं वो समुदाय तो होते ही है, जो आप जानते ही हैं। क्लियर हो गया? यानी कि हम इन जनजातियों के बारे में पढ़ना है, हमें इन खानाबदोश के बारे में पढ़ना है और एक जगह जो बसे हुए लोग हैं उनके बारे में इसमें पढ़ना। पूरा का पूरा अध्याय में पता चल गया, इसी को पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ था। मतलब क्या, 2 और 3, 4 में हमने आपको दिखाया था कैसे राज्य का उत्थान हो रहा है और कैसे राज्यों का पतन हो रहा है, उसके बारे में बताया था। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों, उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में जो है शहरों और गांव में फल फूल रही थी। मतलब क्या है, इसी तरीके से जिस तरीके से उठापटक हो रहा था समाज के अंदर, यानी उत्थान और पतन दोनों हो रहा था, इन्हीं के बीच में जो है कलाएं विकसित हो रही थी, दस्तकारियां विकसित हो रही थी और तरह तरह के उत्पादक गतिविधियां भी नए नए किस्म के शहरों और गांव में जो है धीरे धीरे फल फूल रहे थे। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ। एक लंबे अंतराल में जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज में अलग अलग तरीके से विकसित हुए थे। ऐसा कैसे और क्यों हुआ यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि हर एक समाज में जो है अलग अलग तरीके से जो है विकसित हुआ, अलग अलग तरीके के लोग नहीं थे, अलग अलग तरीके से जो किस्म थे वैसा समाज भी डेवलप हुआ। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आगे हम लोग देखते हैं। और ये चीज जो है आज भी आप देख सकते हैं आसानी से। आज भी हमारे समाज में जो है अलग अलग तरीके के लोग में, अलग अलग समुदाय में जो लोग रहते हैं, अलग अलग समाज में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, उनका क्या है, रहन सहन अलग है, बोलचाल अलग है, भाषाएं अलग है और साथ साथ में जो उनकी सोच भी अलग है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण और नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों और राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच नीच, अमीर गरीब के बीच का फासला जो है बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में जो है श्रेणीबद्ध समाज जो है ज्यादा जटिल हो गया था। कहने का मतलब है कि उपमहाद्वीप के जो बड़े हिस्से थे, जो समाज था, उसमें वर्ण जो है नियमानुसार जो है वो पहले से ही विभाजित था। जरूरत नहीं था विभाजित करने का, पहले से ही वर्ण के आधार पर विभाजित था और ये ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, जिसको बड़े बड़े राजा भी जो है स्वीकार किए थे। और इसी से जो है समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब का जो है फासला धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू होता है। आज भी जिस क्षेत्र में ब्राह्मण रहेंगे, जिनकी संख्या ज्यादा है, वहां कहीं ना कहीं समाज में जो है आपको कहीं ना कहीं जो फासला दिखने का एकदम तय है, दिखेगा आपको, पक्का है, तय है। क्योंकि ये कर्मकांड करेंगे, ये अंधविश्वास की बातें करेंगे और समाज में जो है कहीं ना कहीं दूरियां जरूर बढ़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खैर, अब दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल जब आ जाता तो श्रेणीबद्ध अगर देखते तो ज्यादा जटिल। जैसे ही दिल्ली में सुल्तानों का और मुगलों का जब काल आ, पहले सुल्तान उसके बाद मुगल का काल आता, तो फिर देखा जाता है कि इनमें के अंदर जो है जटिलता भी, यानी जो इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा समस्या जो है बढ़ती चली जाती है। बड़े शहरों से पड़े जनजातीय समाज, आइए इसको देखते हैं।
अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी इस समय मौजूद थे। महाद्वीपीय के कई समाज जो है ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांड को नहीं मानते थे और ना ही वे किसी असमान वर्ग में विभाजित थे। अक्सर वे समाजों को जनजातीय कहा जाता था। कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े समाज थे, कहने का मतलब जो उपमहाद्वीप कई ऐसे समाज थे जहां पे ब्राह्मणों के द्वारा जो सुझाया जाता था, चाहे वो सामाजिक नियम हो, चाहे वो कर्मकांड हो, वो नहीं मानते थे। वो नहीं मानते थे और ना ही वे किसी भी तरीके का असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जो है जनजातीय समाज कहा जाता है, जो किसी तरीके का भेदभाव से पूरी तरीके से परे हो, उसी को कहते हैं जनजातीय। जहां पे क्या है, सारे समुदाय के एक जैसा एक नजर से देखा जाता है। आज दूसरे समाज में जाके देख लीजिए, अच्छा ये ब्राह्मण है, ये भूमिहार है, ये यादव है, ये तेली है, ये पंडित है, ये है, ये वो है, पता नहीं कई तरीके भागों में जो है एक ही समाज में निवास करने वाले, एक ही जगह पे रहने वाले लोग जो है अलग अलग समुदाय में, अलग अलग क्षेत्र में जो है बटा हुआ, अलग अलग जात में विभाजित किया हुआ है। चलिए, प्रत्येक जनजाति के सदस्य जो है नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। कई जनजातियां खेती में अपना जीविकोपार्जन करती थी और कुछ दूसरी जनजाति के लोग जो है शिकारी संग्रह करते। कहने का मतलब प्रत्येक जनजाति जो होते थे वो कहीं न कहीं जो है नातेदारी से बंधे होते थे, एक दूसरे के नातेदारी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्तेदार से ये बंधे होते थे और इनका जीविकोपार्जन जो है होता था जनजातियों का, इनका अपना खेती होता था। और कई ऐसे जनजाति थे जो शिकारी या फिर खाद्य संग्रह या फिर पशुपालन से क्या करते थे, अपना घर बार और अपने पेट को चलाते थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए नई जो इन गतिविधियां हैं उनका मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरे जगह क्या करती थी, घूमती रहती थी। जनजाति समूह और संयुक्त रूप से भूमि और चारागाह पर नियंत्रण रखते थे, यानी कि भूमि और चारागाह इन दोनों पे जनजातीय समूह क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर ही परिवारों के बीच में इनका बंटवारा करते थे। अपने जो नियम बनाते थे उन्हीं के बीच में ये परिवार का नियम का बंटवारा होता था, ना कि ब्राह्मण के द्वारा बनाए हुए नियम के अनुसार से ये बंटवारा करते थे। ये अपने द्वारा बनाया जाता था। कहने का मतलब कि वे अपने निवास स्थान जो है प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर, जो भी प्राकृतिक संसाधनों का है वो पूरा इस्तेमाल करते थे। जनजाति आज भी अगर देख लीजिए तो जो भी जनजाति है वो क्या है, जंगलों में निवास करते हैं। ज्यादातर जनसंख्या जो है उनका जंगलों में निवास होता है। एक अलग क्षेत्र होता है जहां कहीं ना कहीं प्रकृति की अपनी गोद में ये बैठे होते हैं। हम सब समाज की तरफ भागते हैं, अगर गांव में भी घर है तो कहीं कहीं शहरों की तरफ ही भागते हैं, लेकिन ये लोग जो है अपना क्षेत्र, अपना संस्कृति, अपनी भाषाओं पर पूरे तरीके से, एक तरीके से कहें तो एकदम समर्पित होते हैं। कई लोग जो होते हैं वो क्या होते थे, खानाबदोश होते थे, यानी कि घूम घूम कर अपना जीविकोपार्जन करते थे। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, इस तरीके से होते थे। लेकिन जनजातीय समूह में जो है भूमि और चारागाह जो है इन पे इनका नियंत्रण होता था। भूमि और चारागाह, भूमि का मतलब जमीन हुआ और चारागाह का मतलब है जहां पे क्या है, अपने जो गाय पशुपालन होता था उनको जो है घास चारा जो है अपने खाते थे, यानी चरते थे और खुद के बनाए हुए नियम के अनुसार से ही अपने परिवार के बीच में ये लोग बंटवारा करते थे कि हाँ हमारा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र तक हम रहेंगे, हमारी ये पशु है, हमारा ये क्षेत्र है, हमारा ये जो भी है, मतलब जो भी चीज़ है खुद से अपने में जितने भी इनके पास में सुख सुविधा है उन सारे अपने में ही बांट के करते थे। ये नहीं कि किसी ब्राह्मण को बुला के उनके तरीके से जो है बंटवारा करते थे, ऐसा नहीं था। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फल फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। कहने का मतलब कई बार ऐसा होता था कि इनकी जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में दूसरी जो दुर्गम जगह पर निवास करती थी, कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ जो है इनका टकराव होता था। जो जाति से विभाजित समाज होता था उनसे कभी कभी इन जनजातियों का टकराव हो जाता था, यानी कि झड़प हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और अपनी
अलहदा जो संस्कृति इनकी है, जो इनका भाषा है, जो इनकी धर्म है, इन सबको बचाए रखा था किसी भी हालात में। लेकिन जाति आधारित जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता था, जो जाति आधारित होती थी समाज और जो जनजातीय समाज होते थे, ये दोनों जो है आपस में क्या करते थे, जब अपनी जरूरतों को एक दूसरे पर निर्भर भी करते, टकराव भी होता था, दुश्मनी भी होता था, लेकिन जब मदद करने की बात आती थी तो एक दूसरे पे ये लोग निर्भर भी हुआ करते थे। और यही चीज जो है टकराव और प्रेम, यानी कि दुश्मनी और दोस्ती, इसी सब के बदौलत जो है ये धीरे धीरे जो है बदलने का काम भी इनका किया, इनके समाज को बदलने का बहुत बड़ा काम किया। जनजाति लोग कौन थे, इसको पहले पकड़िए। कौन है जनजाति लोग, इसको समझते हैं। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जो है जनजाति के इतिहास लिखने के लिए इन वाचक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। कहने का मतलब कि सबसे बड़ी समस्या यह होती थी कि हम कैसे जानेंगे प्राचीन काल में कि जनजाति कौन होते थे, इसको कैसे पता करेंगे। इसके लिए क्या होता था, समकालीन इतिहासकार जो थे, इन्होंने मुसाफिरों ने, समकालीन इतिहासकार और जो मुसाफिर थे, इन्होंने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, बहुत कम जानकारी मिली है इनको। अगर कुछ अपवाद को छोड़ दे तो इनके पास में लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, ये किसी भी तरीके का लिखित दस्तावेज नहीं रखते जिनसे इनके बारे में जानकारी जो है बहुत कम मात्रा में होती थी। इनकी जो है समृद्ध रीति रिवाज और जो इनकी मौखिक परंपरा का संरक्षण करते थे, इनकी जो रीति रिवाज होती थी, जो इनकी मौखिक परंपराएं जो होती थी, जो बोल के इनकी परंपराएं होती थी, इनको जो है संरक्षण ये लोग करते थे। और यही परंपरा जो आने वाली पीढ़ी होती थी उनको सुपुर्द कर दिया जाता था, उनको जो है विरासत के रूप में उनके अंदर डाल दिया जाता था, जो आगे चल के इन परंपराओं को और आगे फिर आने वाले, उनके आगे आने वाले पीढ़ी में जो है ये चलता रहता था एक सिलसिला। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे आज भी। हाँ, कई जगह पे बहुत ज्यादा है, कई जगह पे कम है। अब तो धीरे धीरे जो है जनजाति लोग जो है खत्म होने के कगार पे चले आए हैं, इसमें शक कोई भी बात नहीं है। लेकिन आज भी छिटपुट कई जगह पे, और कई जगह तो है जो बहुत सारे जो है जनजातियां हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये उठता कि इस टाइम में आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या कौन से राज्य में है, मुझे कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मेरे भाई, मैं सच में बोलता हूं और दिल से बोलता हूं, हाथ जोड़ के बोलता हूं, मैं चाहे जितना भी सीरीज क्यों ना निकाल दूं, ये पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ा रहा हूं, सबका बाप एनसीईआरटी है। सच बता रहा हूं, सब पे भारी एनसीईआरटी पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी को तुमने दिल से जी लिया ना तो समझो सारा काम हो गया तुम्हारा। फिर तुम्हें 2 साल 3 साल प्रयागराज, मुखर्जी नगर और पटना में रहने की जरूरत नहीं है। इधर उधर की बातें छोड़ो, एनसीईआरटी से रिश्ता जोड़ो, तभी एनसीईआरटी आपको कमाल कर सकता है और तभी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में ले जाके क्लियर कर पाइएगा। वरना जैसे हैं रहिए। मेरा क्या है, मेरा तो वक्त गया, आपका तो शुरू होने वाला। चलिए आते हैं अपने आज के मुद्दे पे फिर से। चलिए, जनजातीय लोग भारत में लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजातियों का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण होता था उस जमाने में। पंजाब के खोखर जनजाति, ध्यान रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट आ रहा है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। 13वीं और 14वीं का, 13वीं का मतलब क्या हुआ, 1200 से लेके 1299 तक, हर बार बोल रहे हैं। और 13वीं का मतलब क्या हो गया, ये हुआ 14वीं का मतलब 1300 से लेके 1399 तक, ध्यान रखिएगा। ये हुआ 12वीं और 13वीं, ध्यान रखिएगा। यानी कि अब हम चलते हैं 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली था। यहां बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बना दिया था और मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगार और
अब थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं, इस पार्ट को रोक देते हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि जनजाति लोग जो होते थे भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे उस जमाने में। किस टाइम की बात हो रही है? 13वीं और 14वीं सदी के बारे में बात हो रही है। उस टाइम में भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे और कुछ जो जनजातियां होती थी वो बड़ी शक्तिशाली होते थे। इनका जो होता था किसी खास इलाके पे जो है पूरे तरीके से कब्जा होता था या नियंत्रण होता था। उसी दरमियान उसी टाइम में पंजाब में एक खोखर जनजाति थी, ध्यान रखिएगा, खोखर जनजाति जो 13वीं 14वीं सदी में बहुत प्रभावशाली था। और बाद में यहीं पे पंजाब में ही गख्खर लोग, ध्यान रखिएगा, गख्खर लोग जो है महत्वपूर्ण हो गए और उनके जो मुखिया हुए कमाल खान गख्खर, ध्यान रखिएगा, कमाल खान गख्खर जो कि बादशाह अकबर ने मनसबदार बना दिया। यहीं पे अकबर ने उन्हें मनसबदार बना दिया। मुल्तान और सिंध के मुगलों के द्वारा अधीन कर लिया गया। मुल्तान वाला क्षेत्र और सिंध वाला क्षेत्र मुगलों के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? अधीन कर दिया जाने से पहले लंघार और अरघुन, ध्यान रखिएगा, यही वाला क्षेत्र है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बड़ा करके आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। अब देखिए थोड़ा सा यहां देखिए, गख्खर, गोखर, लंघार, अरघुन, यही चीज है, ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा जो है यहां पे आपको जो है हमें कमेंट देना होगा कि कौन कौन सी जनजातियां कौन कौन से राज्य में है। ये देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो मैं सच में गुस्सा करूंगा आपसे, याद रखिएगा, और नफरत भी करूंगा। ये आपका धर्म बनता है कि आप मुझे दीजिए। अगर मैं पढ़ाता हूं तो इसके बदले में रिटर्निंग चाहिए और वो आप दे सकते हैं, तभी रिजल्ट आपका आएगा आपके पास में, वरना जिंदगी भर भटकते रह जाइएगा। बाकी आपका सोचना है। यहां पे क्या है? भील एक, उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा खोंड दो, उसके बाद मुंडा तीन, चेर चार, अहोम, इस सबको ध्यान रखिएगा। जो मैं बताए जा रहा हूं इस सबका बताना करोगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और एक मारवाड़। ये सब जो बताया हूं जनजातियां, इनको बस बताना है कि कौन से राज्य में ये सब हैं। इस मैप के अनुसार से, जो उस टाइम का मैप है उसमें आपको बताना होगा। लोगों का प्रभुत्व जो है अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। अब याद रखिएगा, बलोच, ध्यान रखिएगा, ये कहां पे है? उत्तर पश्चिम में। अब देखिए इस तरीके से ताकि बता दूं, यहां पे क्या हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, और ये क्या होगा? पश्चिम, और ये क्या होगा? पूरब। अब क्वेश्चन क्या रहा? उत्तर पश्चिम, ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम, यानी क्या हुआ? ये उत्तर हुआ और ये पश्चिम हुआ, यानी ये वाला इलाका, ये वाला इलाका में विशाल और शक्तिशाली जनजाति का था जिनका नाम था बलोच। यानी बलोच कहां थे? तो ये वाले इलाका में। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। चलिए, ये लोग जो है अलग अलग मुखियों वाला जो है कई छोटे छोटे जो है कुलों में बटे हुए थे। अलग अलग मुखिया में कई छोटे छोटे कुलों में ये लोग क्या थे? आपस में बटे पड़े हुए थे। पश्चिमी एशिया हिमालय में गड्डी और गरीरियों की जनजाति रहती थी। कहां पे? पश्चिमी हिमालय में किसकी रहती थी? तो गड्डी और गरीरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति पूरी तरीके से यहां पे प्रभुत्व में था। उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी छूत वाला क्षेत्र कहां होगा? यहां वाला क्षेत्र होगा, यानी कि ये उत्तर होगा और ये पूरब होगा, यानी ये वाला क्षेत्र में। चलिए, अब आते हैं मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक जो है चेर, ध्यान रखिएगा, 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर ने प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला कर देता है। प्रसिद्ध सेनापति जो था किसका? अकबर का राजा मान सिंह 1591 में चेर लोगों पे हमला कर दिया जाता और उन्हें परास्त करके उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा कर दिया जाता है। चेर को जो है लड़ाई करके हमला किया जाता, उन्हें हरा दिया जाता, उनका लूट जो है अच्छा खासा माल जो है लेके चले आते हैं। लेकिन वे पूरी तरीके से अधीन नहीं बनाए गए, लेकिन पूरे तरीके से जो है चेर को अपने अधीन नहीं बनाया जा सका। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने, ध्यान रखिएगा, अकबर के टाइम में बस लड़ाई हुआ, छीन झपट हुआ, लेकिन औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने जो है, ध्यान रखिएगा, मुगल सेनाओं ने
लोगों के कई किलों पे क्या कर देता है, ये कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लेता है। किसके टाइम में, औरंगजेब के टाइम में हो जाता है। और इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, ध्यान रखिएगा, मुंडा और संथाल थे। यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी ये रहते थे, उड़ीसा और बंगाल वाले क्षेत्र में भी मुंडा और संथाल रहते थे। जब हम लोग मेंस की टॉपिक पढ़ेंगे, जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, जब मेंस पढ़ाएंगे, तो टॉपिक है ये सब, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह जो कि जनजातीय विद्रोह था, इसको डिटेल से आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। जब आप क्वालिफाई कर लीजिएगा या फिर मेंस पढ़िएगा तब हम आपको डिटेल से इसको बताएंगे। नेक्स्ट है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बिराद, कई दूसरी जनजातियां निवास स्थान थी। कहां पे, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में। बस सुनना है, कुछ भी याद नहीं रखना, अपने आप हो जाएगा। कोली और बिराद, कई दूसरी जनजातियां जो है यहां पे निवास करती थी। कोली लोग जो है, ध्यान रखिएगा, कोली लोग जो है गुजरात के कई इलाकों में रहते थे और कुछ तो दक्षिण में जो है कोरोगा, वेतर, मारवाड़, ध्यान रखिएगा, और दूसरी जनजातियों का विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। जो भील थे, इनकी जो जनजाति थी वो पश्चिमी और मध्य भारत में। अब देखिए पश्चिमी कहां पे होगा, ये हुआ पश्चिमी वाला भारत, तो ये वाला इलाका में रहते थे, और मध्य वाला इलाका, ये वाला पूरा का पूरा इलाका जो था, यानी ये पूरा इलाका और ये बीच का मिडिल का इलाका, इस वाले भाग पे जो है भील एक बड़ी जनजातियां जो थी यहीं पे निवास करती थी, यानी कि फैली हुई थी। 16वीं सदी के अंत आते आते इसमें कई जगह जो बसे हुए खेतिहर थे और यहां तक कि जमींदार बन चुके थे। तब तक भीलों के कई कुल जो है शिकारी संग्रह बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग, ध्यान रखिएगा, गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले। कई बार पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में जो है गोंड की संख्या अधिक है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो है गोंड लोगों की संख्या जो है तादाद में बहुत बड़ी फैली हुई थी। सॉरी अब आते हैं यहां क्या, खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, थोड़ा सा इन पे चर्चा करते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख सकते हैं, आज का तो देखे हैं, लेकिन चलिए आपको प्राचीन काल में जाके आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग रहते थे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मध्य कालीन में चल रहा है क्लास, लेकिन प्राचीन इसलिए बोलते हैं कि चलो भाई इसको प्राचीन में ही रहने दो, मध्यकाल में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे इनके बारे में जानते हैं। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। खाना बदोश जो चरवाहे होते थे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, उसे चराते हुए जो है दूर तक जाते थे, और इनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादन पर निर्भर होता था। ये खेतीहर गृहस्थ अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही जो है इन पे आधारित। तो कहने का मतलब खाना बदोश जो चरवाहे होते थे ये जानवर के साथ दूर दूर तक चले जाते थे, और इनके दूध पे और इनके जो भी मांस वांस होते थे, इन्हीं पे जो है अंडे उंडे जो देते थे पशु, उन्हीं पे क्या होता था, इनका आधारित होता था। घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला है, भारत के बाहरी दुनिया से जोड़ती है, और यहाँ पे मेवा इकट्ठा करके यहाँ ऊंटों पर लादा जा रहा है। देख लीजिए, मेवा जो है इकट्ठा कर लिया गया है और ऊंट पर जो है अब लादा जा रहा है, और एक देश से दूसरी जगह जो है ये व्यापार किया जाएगा। और साथ साथ में ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी ये लोग करते थे। इन्हीं से ऊन भी मिलता था भेड़ों से, घी जो है गाय के दूधों से, भैंस के दूधों से मिला करता था, और कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पे सामान की ढुलाई का भी काम किया करते थे। कुछ सामान जो खाना बदोश होते थे वो जानवर के ऊपर जो है सामान को ढुलाई किया करते थे, इनसे भी जो है इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते सामान की खरीद फरोख्त भी ये किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो सामान का जो है क्या किया जाता था, आयात और निर्यात भी किया जाता था। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। जो बंजारा लोग थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी जो थे वो खाना बदोश थे। उनका कारवा जो है टांडा कहलाता था, याद रखिएगा, उनका कारवा क्या कहलाता था, टांडा। हमने अभ्यास प्रश्न दिया हूं, उस वो तो दिमाग में है ना, तभी मजा आएगा पढ़ने में। टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों और तथा अनाज की ढुलाई के लिए करता था। उस टाइम में जब सुल्तान, ये मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी
जो है बंजारों का ही इस्तेमाल करके नगर के अंदर जो है बाजारों तक अनाज का ढुलाई के लिए काम करते थे। और बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाका से अपने बैलों पे अनाज लेकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए जो है खाद्यान्न की ढुलाई का काम भी करते थे और किसी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज जो है ढोते होंगे, ऐसा माना जाता है। धीरे धीरे अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्हीं के टाइम से अगर देखा जाए तो बंजारे लोग जो है इनके इलाका में जो है अनाज की ढुलाई किया करते थे। और इसके बारे में जो है सबसे पहले जहांगीर ने अपने स्मरण में लिखा है कि उस टाइम में जो है ये लोग क्या करते थे, बैलों पे अनाज लेकर आते थे और शहरों में बेचा करते थे। इस दौरान जो है मुगल सेना ने खाद्यान्न की ढुलाई का काम किया जाता था। मुगल सेना के दरमियान जो खाद्यान्न ढुलाई का काम इसी बैलों के द्वारा होता था और ऐसा अनुमान लगा जाता उस विशाल सेना में 1 लाख बैल जो है अनाज उस समय में ढोया करते थे। अब थोड़ा सा बंजारे को देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्की सी झलक देख लेते हैं। 17वीं सदी के आरंभ में, 17वीं सदी का मतलब 1600 से 1699, यानी कि 1600 से अब स्टार्ट हुआ। आरंभ में मतलब शुरुआत में ही हो रहा 1600 से, यानी 16वीं, यानी अगर इसको कहेंगे तो 17वीं सदी कहेंगे। आरब में भारत में आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया। उस टाइम में बाजारों का वर्णन, थोड़ा सा बाजारों का वर्णन करते और आज के बाजारों के वर्णन को आप सोच लीजिएगा। सुबह हमारी मुलाकात बाजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग जो है अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। बंजारे लोग आज भी चलते अपने साथ लेके। क्लियर? एक टांडा कई परिवार होते थे, एक टांडे के अंदर कई परिवार होते और इनका जीने का तरीका जो है उन भारवाहक से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। गाय बैल इनके अपने होते थे। कई बार ये सौदागरों के द्वारा, ध्यान रखिए, कई बार ये सौदागरों के द्वारा जो है भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर ये खुद सौदागर होते थे। अनाज यहां सस्ता उपलब्ध होता था, वहीं से वे खरीदते थे। जहां पे भी इनको अनाज सस्ता मिलता था वहां से खरीदते थे और उस जगह ले जाते थे जहां पे उन्हें महंगा में ये बेच सकते थे। वहां से वे फिर ऐसी चीज लाद कर लाते थे जो किसी जगह पे मुनाफे के साथ में बेची जा सके। टांडा में 600 से 700 लोग जो है हो सकते हैं, ऐसा माना जाता था। वे एक दिन 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते। यहां तक कि ठंडे मौसम में भी वो अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे कि भाई अपना चरण करो, जो भी खाना खाओ, खुला छोड़ देते थे, क्योंकि वहां जमीन पर्याप्त थी और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए छोड़ देते थे। अब चलिए कई पशुचारी जनजाति मवेशी घोड़े जैसे जानवर पालने पोषने और संपन्न लोगों के हाथों उसे बेचने का काम किया करते थे। अब यहां के बाद छोटे मोटे फेरी वाले के विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरी गांव भ्रमण करते थे, फेरी वाले। और ये लोग जो है जो रस्सी और सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल जो है बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी जो घुमंती सौदागर का काम भी कर लेते, जो लोग भीख मांगते थे वो भी घुमंतु सौदागर के काम कर लेते थे। आज के डेट में अगर जोड़ के देखें तो अभी आराम से और प्यार से कनेक्शन कर सकते हैं। अभी क्या है, हमारे देश में कोरोना आ गया है। कोरोना आ जाने की वजह से क्या है कि जो लोग कल दुकान में बैठ के किसी दूसरे किराने के काम करते थे, आज वो लोग क्या चीज का काम कर रहे हैं पता है? सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। जो लोहार लोहे पीटने का काम कर रहा था, आज वो जो है अखबार बेचने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन कर सकते हैं कि उस टाइम में कैसी स्थिति हो जाती थी। तो कभी कभी जो भिक्षुक भी, यानी जो भीख मांगने वाला होता था, वो भी सौदागर का काम कर लेता था। ये पूरा का पूरा जो है एकदम पूरा सब कुछ आ जाएगा, इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है और मैं ऐसा उम्मीद आपसे करता हूं। नर्तकी, गायकों और अन्य तमाशा बीनों की भी जातियां होती थी। गाने वाला, नाचने वाला, तमाशा करने वाला का एक अन्य जातियां था जो विभिन्न नगरों और गांवों में जो है कमाई के लिए अपनी कला प्रदर्शित करती थी। आज भी अगर देखा जाए तो जोड़ सकते हैं, नवरात्रा का दिन आने दीजिए या छठ पूजा का दिन आने दीजिए, तो कई जगह होता है कि आज जो है ऑर्केस्ट्रा आने वाला है। कितनी खुशी होती है। ऑर्केस्ट्रा में होता क्या भाई,
ऑर्केस्ट्रा में वही तो होता, कोई नाचने वाली आती है, कोई गाने वाला आता है, या गाने वाली भी आती है, दोनों तरीके से यार, नाचने वाला भी आता, तो हर तरीके के लोग हैं। कोई जो है मिमिक्री करने वाला आता है, वो क्या करता है, दिल बहलाता है, एक रात की जो है लाखों रुपया आपसे लेके चला जाता है, और बस उस एक रात में 4-5 घंटे की खेला होती। तो सेम कंडीशन आज के उस जमाने को भी जोड़ सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में चले जाके। क्लियर। अब विभिन्न नगरों में गांव की यही एक क्या होती थी, कमाई होती थी, और आज भी जो है नाचने वाले ऑर्केस्ट्रा होता, उनकी कमाई का जरिया, उनके भोजन का जरिया, उनके परिवार का पालने का जरिया क्या होता है, यही सब होता है। बाकी उनके पास में कोई भी ऐसा चारा नहीं है जहां से वो धन को इकट्ठा कर सकें। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, ये क्या है, इसको समझते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, अर्थव्यवस्था भी बढ़ते गया, समाज की जरूरतें भी बढ़ते गए, और नए हुनर वाले लोग की आवश्यकता पड़ना शुरू हो गई कि नए नए जो जिनके पास में हुनर है, जिसमें गुण है, जिसमें कला है, उनकी आवश्यकता पड़ना शुरू हो गई। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगे। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच में नई जातियां सामने आ गई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूह के जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया, उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषतः प्राप्त शिल्पकार, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों के द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई, और वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। कहने का मतलब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, हुनर वाले लोग जो है उनकी आवश्यकता समाज में पड़ना शुरू हो गई। जैसे अब घर बनाना है, तो अब पता चला कि घर बनाने के लिए जो ईंट की जरूरत है, तो ईंट के लिए क्या जरूरत है भाई, अब तो कहीं से लेबर की जरूरत पड़ेगी ही, कुम्हार की जरूरत पड़ेगी ही। तो इसी समाज से जहां पे वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटा हुआ था, वो एक जो था ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 भागों में था। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ी, समाज की जरूरतें बढ़ी, लोगों की आवश्यकता बढ़ना शुरू हुई, तो इन्हीं लोगों से बीच से निकल के सुनार, लोहार, बढ़ी, राजमिस्त्री जो है निकलना शुरू हुए, और इनको भी बांटने वाले ब्राह्मण ही हुए। ध्यान रखिएगा, इनको भी जो मान्यता दे दी गई वो ब्राह्मणों के द्वारा ही दी गई, और वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का ये आधार बनी। क्लियर हुआ। थोड़ा सा जाति पर विचार विमर्श कर लेते हैं, जाति पर विचार विमर्श कर लेते हैं। क्या है जाति, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उराई कोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में जो है ब्राह्मणों की एक सभा का विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। 12वीं शताब्दी में एक उल्लेख मिलता है जिनका नाम होता है उराई कोंडन उदययार। ये कहां पे मिलता है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक क्षेत्र में मिलता है। ये रथकार, शाब्दिक अर्थ होता है रथ बनाने वाले लोग, सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों की गाड़ियों का निर्माण करना, मंदिरों का बनाना, मूर्तियों स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों बने साज और सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना, इन लोगों की आवश्यकता पड़ना शुरू हो गई। अब आते हैं 11वीं और 12वीं सदी के आते आते क्षत्रियों के बीच में नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा होता है। कब, तो ध्यान रखिएगा 11वीं और 12वीं सदी में। इसका मतलब है कि 1100 यानी 1000 से लेके 1099 तक ये हो गया आपकी क्या चीज, 11वीं सदी। और फिर हो गया आपका 1100 से लेके, ध्यान रखिएगा 1199 तक ये हो गया 12वीं सदी। हर बार मैं इसलिए बताता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, और हम अगर तेजी से बोलते हैं तो कभी भी हो सकता है गलती से निकलता है, गलती बोलता हूं गलती से निकल जाती है, तो आप जो है कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। आते आते क्षेत्रियों के बीच में एक नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ, कभी बढ़न हुआ, और वे जो है हुर्न, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंश परंपराओं से आते थे। यहां पे जो इजाफा होता है वो हुर्नों का होता है, चंदेल का होता है, चालुक्य का होता है। इनमें कुछ पहले जनजाति में आते थे, इनमें जो है हुर्न, चंदेल और चालुक्य जो थे ये पहले जो है एक जनजाति में आते थे, और बाद में कई कुल जो है राजपूत मान लिए गए, और यही कुल जो है बाद में राजपूत मान लिए गए, और धीरे धीरे इन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः जो है कृषि वाले क्षेत्र में। अब देखिए यहां पे आप जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं कि ज्यादातर लोग जो आज राजपूत हैं, अगर उनका अंत मतलब क्या है, जीर्ण देखिए, रूट्स देखिए, तो कहीं ना कहीं जनजाति में ही आता है। एक चीज तो समझ में अब आ गया ना। देखिए किसी जाति पे कोई कटाक्ष करने के लिए मैं यहां पे बैठा नहीं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, एनसीईआरटी, जिससे कि प्रॉपर आप एसडीएम चेयर पे जाके बैठ सके। सीधा सा बात, आप इसको कभी भी जाति पे लेने की कोशिश मत कीजिएगा, पढ़ाई में तो गलती से ना लीजिएगा।
तो जो अपने आप को राजपूत कहते हैं, तो उनका अगर रूट्स देखने की कोशिश कीजिएगा तो कहीं ना कहीं क्या आता है, जनजाति यही आते हैं। एक चीज तो आज क्लियर हो गया, धीरे धीरे समझ में आ रहा। तो ये चीज कहां से मिला, एनसीईआरटी में मिला। बड़ी बड़ी मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। है लिखा हुआ, ऐसा नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन क्या आपके पास उतना वक्त है? एक ही साल में आपको एसडीएम की कुर्सी पे बैठना है और इतनी सारी बुक कहां से पढ़ लीजिएगा? पढ़ना भी है, दिमाग में रखना भी है, और समय आने के बाद में उसको जो है उगलना भी है, और सही सही तरीके से उगलना है। कितनी बड़ी चैलेंज है। तो ऐसे कंडीशन में एक आपके पास में जो है पूरे तरीके से 100% प्रूफ किया हुआ एनसीईआरटी है। अगर इसको पढ़िए तो आसानी से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई हो जाइएगा। चलिए, यहां कई तरीके के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों में शक्तिशाली राज्यों का निर्माण और पसंदीदा इस्तेमाल किया जा रहा था। धीरे धीरे जो है यही हुर्न, चंदेल, चालुक्य जो है कहीं ना कहीं क्या थे, जनजाति थे। धीरे धीरे अपने आप को जो है ये क्या, राजपूत मान लेते हैं, और धीरे धीरे यही पुराने शासकों की जगह लेना शुरू कर देते हैं। अब शासकों के रूप में जो है राजपूत गोत्रों के उदय का उदाहरण का जनजातीय लोगों का अनुसरण किया। अब जो है इनका गोत्र जो है फिर से लौट के वही जनजातीय लोगों का अनुसरण करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ब्राह्मणों का समर्थन से कई जनजाति जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों का जब समर्थन मिलना शुरू हुआ तो यही जनजाति जो है जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए। कब? जब ब्राह्मणों का समर्थन मिलना शुरू हो गया। लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। जो प्रमुख जनजाति थे वही इस शासक में शामिल हो पाए, सब नहीं हो पाए, ध्यान रखिएगा। और इनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजाति ने काफी पहले इस्लाम को जो है अपना लिया था। और अगर दूसरी तरफ देखें, पंजाब को देखें, सिंध को देखें, इस टाइम में जिस समय हम पढ़ा रहे हैं उस समय भारत बटा हुआ नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। 1947 में बटा था और 21वीं सदी में हम पढ़ा रहे हैं। अगर सोचिएगा तो बटा हुआ है, लेकिन आप सीधे कहां चलना है, सीधे मध्यकालीन भारत में जाके पढ़ रहे हैं। उस समय बटा हुआ नहीं, तो उस टाइम में सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सरहद, ध्यान रखिएगा उत्तर पश्चिम कहां होगा, ये उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, और ये पश्चिम होगा, यानी कि ये वाला क्षेत्र। क्लियर हो रहा है? अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कई बार मैंने बता चुका हूं। अपना लिया, ये जाति व्यवस्था को नकारते रहे और इन्होंने क्या कर लिया, सबसे पहले जो है ये इस्लाम को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम की जो सरहद थी ये इस्लाम को क्या कर लेता है, ये इस्लाम को क्या करते हैं, अपना लेते। कौन कौन? पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी की सरहद, ये सारे लोग इस्लाम को अपना लेते हैं। वे जातियां व्यवस्था को नकारते रहे और ये लोग जो है जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है स्वीकार नहीं की गई, और जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था थी ये बड़े पैमाने पे जो है स्वीकार नहीं की गई। राज्य की उत्पत्ति और जनजातीय लोगों के बीच में हुई सामाजिक बदलाव से जो है गहराइयों का संबंध है। राज्य की उत्पत्ति और सामाजिक बदलाव का जो है एक तरीके से गहराई वाला संबंध है। हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में दो महत्वपूर्ण नीचे उल्लेखित किए गए हैं, दोनों को देखते हैं। एक तो गोंड है, एक एक करको देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये गोंड महिला की चित्र है, क्लियर है? आइए गोंड को पढ़ते हैं, नजदीक से एक नजर देखते हैं। गोंड लोग जो है गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे हस्तांतरीय कृषि अर्थात जगह जगह बदलकर खेती करते थे और विशाल गोंड जनजाति जो है छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा और राय होता था। जिस समय दिल्ली में सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज जो है छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल में जो है एक इतिहास जो है अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज में 70,000 जो थे ये गांव थे। कहने का मतलब समझ में आ रहा है, हस्तांतरित कृषि एक जगह से बदल बदल कर ये लोग क्या करते थे, खेती करते थे। और इसी टाइम में जो है विशाल गोंड जनजाति हुआ करती थी। और जिस समय में दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी इसी टाइम में जो है बड़े गोंड राज्य थे वो छोटे गोंड सरदार पर जो है हावी होना शुरू हो गए थे। और इनका जो है अकबर के शासनकाल में इतिहास में एक अकबरनामा उल्लेखित है। तो अकबर के शासनकाल में अकबरनामा अकबर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। इसमें गढ़ में कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। अब देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया, सत्य है या सत्य है, ध्यान रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 70,000 गांव थे उस टाइम में।
इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था जो केंद्रित हो रही थी राजगढ़ों में विभाजित थे और कई गढ़ जो है किसी खास गोंड के नियंत्रण में था। क्लियर है? अब देखिए यहां पे थोड़ा सा 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे। 84 गांव के इकाइयों में क्या होते थे? ये विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 के उप विभाजन जो है बड़होतों में होता था जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। कहने का मतलब 84 गांव की इकाइयों में इसे क्या कर दिया जाता था? बांट दिया जाता था, जिन्हें 84 कहा जाता था। और 84 जो है उप विभाजन बड़होतों पे होता था जो 12-12 गांव में मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। बड़े जो राज्य थे उनके उदय में गोंड समाज जो है उनके चरित्र को बदल दिया और उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असामाजिक जो है वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोग ने गोंड राजाओं के अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए और गोंड सरदार को अब राजपूत के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा गोंड राजा जो है अमनदास, ध्यान रखिएगा, अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण करी। कहने का मतलब जो गोंड समाज है अब ये भी धीरे धीरे क्या होता है, जो समाज की बराबरी करना शुरू कर लेता और सामाजिक और समान समाज वर्ग जो है उसमें विभाजित हो गया। ब्राह्मणों के लोग जो है गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की थी। ब्राह्मणों के लोग जो है गोंड जो राजा थे उनसे अनुदान में भूमि प्राप्त की थी और धीरे धीरे ये प्रभावशाली हो गए और फिर राजपूत के रूप में इन्हें मान्यता मिलना शुरू हो जाता है। अब इसी के टाइम में जो है जो गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली थी। किसकी उपाधि? संग्राम शाह। और उसके पुत्र जो है वो दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा शालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से क्या करता है? ये विवाह कर लेता है। अब देखिए एक छोटे जात एक बड़े जात से जब विवाह करेगा तो क्या होता है समाज में? कहने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑनर किलिंग ही होता है, जिसको खाक पंचायत कहते लगाया जाता है और फिर मामला तमाम कर दिया जाता है। पता भी नहीं चलता, न केस न किसी तरीके का डेट पड़ता है, न किसी तरीके का सुनवाई होती है, डायरेक्ट खत्म, समाप्त। अब दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपनी 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर जो है शासन की और कमान को संभालती। इसी के समय राज्य का और अधिक विस्तार होता है। दुर्गावती से 1565 में आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर क्या करता? हमला करता और रानी दुर्गावती जिसका जम का सामना करती है, दुर्गावती जम के सामना करती और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसने पुत्र को तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया और उसका पुत्र जो है भी है तुरंत जो है लड़ता हुआ मारा चला जाता है। अब गढ़ कटंगा का जो है एक समृद्ध राज्य था जिसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इसका निर्यात करने में व्यापार में जो है खास धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंड को हराया तो उन्होंने लूट की बेशकीमती सिक्के, हाथी, बहुतायत हथियां लाए और इन्होंने जो है राज्य का एक भाग जो है अपने कब्जों में ले लेता है और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया जाता है। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य जो है कुछ समय तक चलता रहा लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में इसकी शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ जो है इसके संघर्ष जो है असफल रहे। धीरे धीरे जो है इनकी स्थिति खत्म होना शुरू हो गई और फिर इनकी स्थिति जो है दिन प्रतिदिन कमजोर होता शुरू हो गया और गोंड का धीरे धीरे जो है तमाशा समाप्त होते की करीब चला गया। ये गोंड जनजातियों के बारे में हम जानते थे। अब एक जो है लास्ट जो है वो है अहोम। अहोम लोग जो है मौजूदा म्यांमार से आकर, ध्यान रखिएगा, अहोम जो है वो कहां से? म्यांमार से आकर जो है 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे थे। इन्होंने भूइयां यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का जो है दमन किए और अनेक राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान इन्होंने चुटियों 1523 में, कोच हाजो 1581 में राज्यों को अपने राज्य में मिला लेता। कौन? अहोम। इसकी कहां से शुरुआत होती है? तो म्यांमार से आके जो है ब्रह्मपुत्र की घाटी में ये बसते हैं और इन्होंने भूइयां यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की ये स्थापित करते हैं अहोम लोग। और 16वीं सदी तक इन्होंने क्या करते हैं? चुटिया और कोच हाजो जो होता है उसको राज्य में मिला लिया जाता है। उन्होंने कई जनजातियों को भी अपने अधीन कर लेता। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया
और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले अग्नेय शस्त्रों का इस्तेमाल किया और 1660 तक, ध्यान रखिएगा, 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमण का सामना करना पड़ा था। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर आक्रमण करता। 1672 में मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम राज्य पर क्या करता, हमला किया जाता और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो जाती है। किससे? मीर जुमला के नेतृत्व में जब इस पे हमला किया जाता है अहोम राज्य पे, तो अहोम राज्य जो है पराजय हो जाता है। अहोम के लोग सारे के सारे पराजय होते हैं। लेकिन उस क्षेत्र पर जो है मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। लेकिन ज्यादा समय तक जो है अहोम क्षेत्र पर मुगलों का जो है नियंत्रण बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम किया जाता था उसे पाइक कहलाते थे। जबरन काम करवाया जाता था अहोम के, उसे पाइक कहते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाका से कम आबादी वाले इलाका में लोगों को जो है स्थानांतरित कर दिया जाता था। कहने का मतलब जहां पे संख्या कम है और जहां पे ज्यादा है तो वहां से जनगणना करवा लिया जाता था। जहां ज्यादा जनसंख्या होती थी वहां के लोगों को वहां से उठा के जहां कम होता था वहां हस्तांतरित कर लिया जाता था। इस प्रकार अहोम जो है कुल पूरी तरीके से टूट गए और 17वीं शताब्दी यानी 1600 तक आते आते उसके पूर्वाध होते होते जो है प्रशासन खास केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। जो भी वयस्क थे सारे के सारे सेना में अपना योगदान दिया करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्य में जुटे होते थे। और जो दूसरा समय होता था वो उनमें से बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में ये जुटे होते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके पर अमल में लाए। मतलब कि चावल की खेती को जो है नए तरीके से अमल में जो लाए वो किसने लाया? तो अहोम ने। अब देखिए यही चीज जो है क्वेश्चन पूछता है और आप नहीं बता पाते हैं कि सबसे पहले चावल की खेती के लिए नए तरीके को अमल में कौन से जनजाति लाए? तो अहोम ने। ऑप्शन गोंड भी रहेगा और आप फंस जाइएगा, लेकिन अब आप नहीं फंसिएगा। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज जो है कुल में विभाजित था जिन्हें क्या कहा जाता था? खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारियों को बहुत कम जातियां थी। यहां दस्तकारों की जो है वो बहुत कम संख्या थी, जातियां थी। इसलिए अहोम क्षेत्र में जो है दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र में आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव, ध्यान रखिएगा, प्राय कई गांव होते थे और किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय को सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। कहने का मतलब कई गांव होते थे जहां खेल के नियंत्रण को प्राय कई गांव इसमें क्या होते थे? शामिल होते थे खेल के नियंत्रण में, जहां पे किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा ही, ग्राम के समुदाय जो होते उन्हीं के द्वारा जमीन जो दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस किसी भी हालात में ले नहीं सकता था। शुरुआती में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की जो है उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध तक ब्राह्मणों का प्रभाव इस तरीके से बढ़ा, इस तरीके से मंदिरों का निर्माण हुआ कि ब्राह्मणों का राजा के द्वारा जो है भूमि अनुदान में दी गई और शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहां प्रधान धर्म बन गया, जहां पे एक वक्त में अहोम जनजाति रहा करती थी और वहां धीरे धीरे जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ना शुरू हुआ, मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया, राजा जो है भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो है हिंदू धर्म में यह परिवर्तित हो गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक जो है अवस्था पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। अहोम राजा जो है वो हिंदू धर्म अपना तो लिया लेकिन उसने अपनी पारंपरिक अवस्था को जो है नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों विद्वानों का अनुदान में जमीन दी जाती थी। अहोम समाज में चाहे कवि हो या विद्वान हो वो अनुदान में जमीन देते थे।
कर्म का प्रोत्साहन भी दिया जाता था, जहां पे नाटक भी करवाया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियां स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। संस्कृत की कृतियां जो है स्थानीय भाषा, जो संस्कृत थी उसको स्थानीय भाषा में अनुवाद करवाया जाता गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में इसे लिखा गया था। अब तो समझ में आ गया होगा कि अहोम भाषा कहां पे था, अब तो क्लियर हो गया था, असम में। यानी कि बुरंजी नामक जो ऐतिहासिक कृतियां थी वो असम भाषा में भी और फिर ध्यान रखिएगा, अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। अब इसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, पूरे का जो है सारांश देखते हैं क्या है। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ, समाज में बहुत परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज, जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इसे आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाज को जो है अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और इन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उन्होंने कई जातियां आधारित समाज को शामिल हो गई थी, लेकिन कईयों की जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों ही नकार दिया। कई जनजाति जो थी सनातनी हिंदू धर्म को नकार दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, और कुछ जनजाति सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना जो है कि इस तरह राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और इसने इन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्य साम्राज्य के साथ में संघर्ष की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। यही निष्कर्ष निकला। और थोड़ा सा मंगोल को देख लेते हैं, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मंगोल को देख लेते हैं और ये जो चैप्टर है इसको समाप्त कर लेते हैं। अपने एटलस में मंगोलिया को ढूंढिए, जाइए मंगोलिया ढूंढिए पहले रोक कर। अब यहां पे इतिहास की सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्रह की जनजाति मंगोली की थी। सबसे पहले मंगोली ही थी जो शिकारी और पशुचारी थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदान यानी स्टेपी से थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांत में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था, चंगेज खान ने। और अपनी मृत्यु के समय 1227 तक वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन और मध्य पूर्व खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास में सुसंगठित सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी और यह विभिन्न जातियां और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित थी, ये मंगोल। तो दोस्तों आज का यहीं तक रहा एनसीईआरटी का संग्रह। मैं उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट को जो है हम डिज़र्व करते हैं, आपको देना चाहिए। और जब आप कमेंट देते हैं, जब आप सीखते हैं, हमें वेलकम थैंक्स नहीं चाहिए। जो आप सीखे आज तक इनक्रेडिबल परिवार के साथ में रह के, उसको शेयर कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे और हमें जो है अंदर से इंस्पिरेशन मिले कि मुझे जो है नेक्स्ट वीडियो लाना है, उसमें परिवर्तन करना है, उसमें सुनामी पैदा करना है और लोगों के अंदर तक जाके पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से उन्हें जो है हम वो चीज़ दे सकें जो आयोग उनसे डिमांड करेगा एग्जामिनेशन के टाइम में। और आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबके पास में लाखों रुपया नहीं है जो बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ सकें, लेकिन आपके बदौलत उनके लाखों रुपये पे भी पानी फिर जाएगा अगर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ 1 2 3 4 ग्रुप तो आपके पास में होंगे नहीं होंगे, प्लीज़ शेयर कर दीजिए ना। कौन सा पैसा लगता है? अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो क्या आप छोटा सा मेहनत नहीं कर सकते क्या? प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।